नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं किशन ठाकुर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने माता ज्वालामुखी मंदिर में नवाया शीश, राज्य की सुख समृद्धि की प्रार्थना। क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए पर्यटक कर रहे हिमाचल का रुख, कोरोना गाइडलाइंस का करना होगा पालन, अन्यथा होंगे चालान। बैंकों के निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने की हड़ताल, सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। सत्रह और 18 दिसंबर को शिमला में सुदृढ़ हिमाचल सुरक्षित भारत सम्मेलन का होगा आयोजन, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे शुभारंभ। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कांगड़ा जिले के शक्तिपीठ माता ज्वालामुखी मंदिर में शीश नवाया और राज्य की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। इसके उपरांत मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने मंदिर समिति द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर में की गई व्यवस्थाओं की सराहना की। हिमालय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन व ग्लेशियर में हो रहे प्रभाव व परिवर्तन को लेकर 17 और 18 दिसंबर को शिमला में सुदृढ़ हिमाचल सुरक्षित भारत सम्मेलन आरंभ हो रहा है। इस सम्मेलन में जर्मनी के GIZ संस्था का तकनीकी सहयोग रहेगा और हिमालय क्षेत्र में कार्य कर रहे 50 से अधिक एक्सपर्ट विभिन्न सेशन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन में जर्मनी के एम्बेसडर भी शामिल होंगे और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम ऐसा मैंने आपको बताया कि 2 दिवसीय है, 18 को है और 19 को है। 18 को प्रथम सत्र में जो है इसका उद्घाटन होगा, जिसमें कई महत्वपूर्ण लोग सम्मिलित होंगे। माननीय मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और विशेष रूप से हमारे मुख्य सम्मानीय अतिथि जो हैं वो जर्मनी के एम्बेसडर हैं। जर्मनी के एम्बेसडर इसलिए हैं कि इस सारे कार्यक्रम में जो GIZ जो जर्मनी का टेक्निकल विंग है वो हमारा सहयोगी है और इसमें मिस्टर वांगचुंग भी आएंगे और एक आध लोगों के रिकॉर्डेड मैसेजेस भी होंगे। तो ये मुख्य रूप से पहला तो है वो उद्घाटन समारोह है और उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि कल उसके बाद 2 टेक्निकल सेशंस होंगे, जिस टेक्निकल सेशन में हमने करीब 9 एक्सपर्ट्स को बुलाया है और वो अपनी अपनी बात को रखेंगे। टेक्निकल सेशन जो उसका जो एक्चुअल टॉपिक है उस पर होगा और 2 कल होंगे और 3 परसों होंगे। 5 टेक्निकल सेशन होने के बाद माननीय राज्यपाल महोदय जो हैं वो इसका समापन करेंगे और उसमें जो है सेशन की जो 2 दिन की जो गतिविधि है उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। मुख्य उद्देश्य ये है कि देखिए ऐसा है कि ग्लेशियर और लैंडस्लाइड जो हैं उनसे जो त्रासदी है वो सभी लोग जानते हैं। हिमाचल भी उसका भुगतान रहा है और विगत वर्षों में उत्तराखंड में तो बहुत ही अधिक इसकी त्रासदी रही है। तो इस पे आप सब लोग बैठकर 2 चीज़ें देखेंगे। एक ये देखेंगे कि इनके प्रिवेंशन के क्या माध्यम है और उससे दूसरी बात ये है कि अगर हो जाए तो मिटिगेशन में क्या किया जा सकता है। कुछ विदेश के कुछ लोग भी जुड़े हुए होंगे जो बताएंगे कि वहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। उसके बाद प्रयास ये होगा कि किसी प्रकार से एक जो क्षेत्रीय आवश्यकता है हिमालय की उस पर एक पेपर बने और उस पेपर में एक फ्रेमवर्क बने और उस फ्रेमवर्क के हिसाब से कुछ एक्शन पॉइंट सभी डिपार्टमेंट के लिए तय किए जाएं। ये उद्देश्य है इस 2 दिवसीय कॉन्क्लेव का। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल की जा रही है। हड़ताल के दूसरे दिन शुक्रवार को सभी बैंक कर्मचारियों ने बैंक का कामकाज बंद कर उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान बैंक कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन से नरेंद्र शर्मा ने बताया कि हाल ही में केंद्र सरकार बैंकिंग रेगुलेशन बिल को शीतकालीन सत्र में लेकर आई है, जिससे सरकार की हिस्सेदारी 51% से कम रह जाएगी।
सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल की जा रही है। हड़ताल के दूसरे दिन शुक्रवार को सभी बैंक कर्मचारियों ने बैंक का कामकाज बंद कर उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान बैंक कर्मचारियों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन से नरेंद्र शर्मा ने बताया कि हाल ही में केंद्र सरकार बैंकिंग रेगुलेशन बिल को शीतकालीन सत्र में लेकर आई है, जिससे सरकार की हिस्सेदारी 51% से कम रह जाएगी, जिसका साफ मतलब निजीकरण को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि देश की आर्थिकी को मजबूत करने में सरकारी बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि बैंकों का निजीकरण हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जो हमारा यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले पूरे देश के अधिकारी और कर्मचारी 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल पे है और जो ये हमारी हड़ताल है ये बैंकों के निजीकरण के खिलाफ है। सरकार ने फरवरी महीने में अपने बजट स्पीच में ये घोषणा की थी कि हम देश के बैंकों में से 2 बैंकों का निजीकरण करेंगे, पब्लिक सेक्टर बैंकों का। और जब ये घोषणा की तो मार्च में हमने 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल की थी और उसके बाद ये कोई ऐसी आगे सरकार उसमें नहीं बढ़ी। लेकिन विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट में जब ये बिल निजीकरण के लिए, जिसका रास्ता निजीकरण के लिए साफ हो जाएगा, बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, उसमें ये प्रावधान है कि देश के पब्लिक सेक्टर बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी 51% से इस देश में कम नहीं हो सकती। लेकिन उसी जो बिल है उसकी अमेंडमेंट सरकार करने जा रही है और उसमें ये प्रावधान जोड़ा जा रहा है कि देश के पब्लिक सेक्टर बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी 51%, जो मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट था वो 28%, 26 से 28% का सरकार करने जा रही है। देश के सभी कर्मचारी और अधिकारियों का ये मानना है कि अगर ये बिल पार्लियामेंट में पास हो जाएगा तो देश के पब्लिक सेक्टर बैंकों के निजीकरण का रास्ता सरकार साफ कर देगी। जब ये बिल पास हो जाएगा तो सवाल ये नहीं है कि ये 1 बैंक होगा या 2 बैंक होगा, वो ऐसा कदम है कि उससे किसी भी बैंक को सरकार जब भी चाहे निजीकरण की तरफ ले जा सकती है। देखिए, हमारी रणनीति तो यही है कि ये इस बिल को हम किसी भी सूरत में पार्लियामेंट में पास नहीं होने देंगे, क्योंकि ये हमारे अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, पब्लिक सेक्टर के अस्तित्व की लड़ाई है और इस अस्तित्व की लड़ाई को हम किसी भी हद तक जा कर के लड़ेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम आम जनता, देश की जनता से भी हमारी अपील है। हमारा ये स्लोगन है, बैंक बचाओ देश बचाओ। और दूसरा हमारा स्लोगन है कि नेशनल सेविंग्स, जो आम जनता का पैसा पब्लिक सेक्टर बैंकों में जमा है, वो नेशनल डेवलपमेंट में लगना चाहिए, ना कि किसी इंडिविजुअल के कॉर्पोरेट लूट के लिए। हिमाचल प्रदेश में 6ठी और 7वीं कक्षा की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। ये परीक्षा 2 साल के बाद आयोजित की गई है। बीते साल कोरोना संकट होने के कारण 6ठी और 7वीं कक्षा की परीक्षाएं नहीं हो पाई थी। इस साल कोरोना के मामले कम होने के कारण स्कूल भी खुल गए हैं और परीक्षाएं भी आयोजित की गई हैं। लेकिन स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चों को कोरोना संकट से बचाने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार से नॉन बोर्ड यानी 6ठी और 7वीं कक्षा की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। ये परीक्षा 2 साल के बाद आयोजित की गई है। बीते साल कोरोना संकट होने के कारण 6ठी और 7वीं कक्षा की परीक्षा नहीं हो पाई थी। इस साल कोरोना के मामलों कम होने के कारण स्कूल भी खुल गए हैं और परीक्षाएं भी आयोजित की गई हैं। स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चों को कोरोना संकट से बचाने के लिए संक्रमण न फैले, इसको लेकर प्रबंध किए गए हैं। संजौली स्कूल की प्रधानाचार्य डॉक्टर मोनिका राणा ने बताया कि 6ठी और 7वीं की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। ऐसे में कोरोना नियमों का पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चों को मास्क प्रॉपर पहनाए जा रहे हैं, साथ ही सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जिससे बच्चों में संक्रमण न फैले। इस दौरान उन्होंने कोरोना नियम की भी जानकारी दी। जी, व्यवस्था तो हमारी तरफ से हमने कोई कमी नहीं रहने दी। एसओपी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हमने पूरी व्यवस्था रखी है। हमने थर्मल स्कैनिंग बच्चों की प्रॉपर वे में की है। उसके बाद उनका हैंड सैनिटाइजेशन के लिए फिर उनको कमरों में जाने दिया 1 बाय 1। आराम से बैठे हैं बच्चे, परीक्षा में कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी तरफ से पूरी व्यवस्था थी। हमारे पास 6ठी और 7वीं में राउंड अबाउट 50-50 स्टूडेंट्स
लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो शुरू से ही ऑनलाइन क्लासेस में भी नहीं रहे और वैसे जो पहले की परीक्षा थी उसमें भी नहीं प्रेजेंट थे, तो अभी भी वही बच्चे थे, बाकी ऑलमोस्ट सभी बच्चे प्रेजेंट हैं। नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं उन बच्चों को। जब उनके लिए स्कूल खुले थे बड़े एक्साइटेड थे बच्चे, स्कूल बड़े एक दूसरे फ्रेंड्स को देख के बड़े खुश हुए बच्चे। और अभी भी परीक्षा के दिनों में भी जैसे बच्चे हैं आ रहे हैं तो खुश हैं सभी कि एटलीस्ट स्कूल खुले हैं और हम जो है परीक्षाएं दे रहे हैं। जो परीक्षा का डर था मेरे ख्याल से वो उनके मन से निकल गया है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो 2 साल के बाद आए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनमें कोई ऐसा रहा कि हमें कोई कमी लग रही है या क्या। जो गाइडलाइंस उनको फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं वो वैसे ही उनको अप्लाई कर रहे हैं अपने ऊपर। बार बार हाथ धो रहे हैं खाने से पहले, अगर फिर वॉशरूम जा रहे हैं तब भी वो फॉलो कर रहे हैं गाइडलाइंस को। अर्की में जिला पेंशनर्स एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण संगठन जिला सोलन द्वारा शुक्रवार को 40वां अखिल भारतीय पेंशनर्स दिवस मनाया गया, जिसमें स्थानीय विधायक संजय अवस्थी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचने पर मुख्य अतिथि का स्वागत फूल मालाओं व पुष्प देकर किया गया। इस मौके पर शिव शक्ति कला मंच के कलाकारों द्वारा सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी गीत संगीत व अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से उपस्थित जनों को दी गई। जिला सोलन के अर्की में जिला पेंशनर्स एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण संगठन जिला सोलन द्वारा शुक्रवार को 40वां अखिल भारतीय पेंशनर्स दिवस सामुदायिक भवन अर्की में मनाया गया, जिसमें स्थानीय विधायक संजय अवस्थी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला सोलन अध्यक्ष केडी शर्मा ने की। कार्यक्रम में पहुंचने पर मुख्य अतिथि का स्वागत फूल मालाओं व पुष्प गुच्छ देकर किया गया। इस मौके पर शिव शक्ति कला मंच के कलाकारों द्वारा सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी गीत संगीत व अन्य कार्यक्रमों द्वारा लोगों को दी गई। संगठन के अध्यक्ष केडी शर्मा ने बताया कि ये कार्यक्रम प्रदेश भर में संगठन के सदस्यों द्वारा मनाया जाता है। इस मौके पर कोई भी पेंशन भोगी अपनी समस्याएं मुख्य अतिथि के समक्ष नहीं रखते। उन्होंने कहा कि खुशी की बात है कि वे अपना 40वां पेंशन दिवस मना रहे हैं। आज के दिन हम कोई भी समस्या है या कोई भी ऐसी बात डिस्कस नहीं करते हैं, तो सिर्फ ऐसा है कि इस समारोह को हम एकत्र होकर और एक दूसरे के गले मिलके प्रेम भाव से सारे जितने भी जिले के पेंशनर इकट्ठे होकर इस उत्सव को सब मनाते हैं। इस वक्त कोई कमी इनके सामने नहीं रखेंगे, ना हमारा असूल है, क्योंकि जब भी हमारा कोई ऐसा समारोह हो या उत्सव होता है तो वो मांग पत्र हम उस दिन नहीं रखते। मांग पत्र जो है जब कभी आगे समय मिले हमें या सरकार के सामने हम जाते हैं वहाँ अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हैं। राजधानी शिमला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला फागली में विद्यार्थियों को प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के तरीकों को सिखाने हेतु मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मौके पर विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की आपदाओं से अवगत करवाया गया। इस मौके पर स्कूल की प्रधानाचार्य शालिनी तोमर ने मॉक ड्रिल की पूर्ण जानकारी मीडिया से साझा की। राजधानी शिमला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला फागली में विद्यार्थियों को प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के तरीकों को सिखाने हेतु मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मौके पर विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की आपदाओं से भी अवगत करवाया गया। जो हम आपको बता रहे हैं कि डिजास्टर, ये बेटे खुद से भी सीखना चाहिए इस चीज को। झटका नहीं देना, आराम से आने दो, शाबाश शाबाश। और जैसे ही आपकी कैजुअलिटी नीचे आ जाती है आगे लाना। जो पार्टी लीडर होता है वो क्या करता है, कैजुअलिटी को संभाल लेता है। मैंने क्या कहा कि सबसे पहले तो स्प्लिंट्स चाहिए, टांग फोल्ड भी ना हो कि फ्रैक्चर है, तो हमने स्प्लिंट्स को लगाया
उसके बाद पट्टी को बांधा। इस अवसर पर स्कूल के प्रधानाचार्य शालिनी तोमर ने मॉक ड्रिल की पूर्ण जानकारी मीडिया से साझा की। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियों से बच्चों को महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है, जिससे आपदा के समय सीमित संसाधनों के माध्यम से बच्चे खुद की और दूसरों की जान बचा सकते हैं। 3rd कमांडिंग यूनिट ने यहाँ पे मॉक ड्रिल हमारे सामने डेमोन्स्ट्रेट करी है। उससे बच्चों ने आज हमारे स्कूल के बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है। बड़ा नॉलेजेबल इवेंट था। इसमें इन्होंने बच्चों को बताया कि किस तरह से आप अगर आपके जीवन में कभी भी कोई डिज़ास्टर होता है या आपदा आती है तो अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके आप अपना जीवन भी बचा सकते हैं और औरों का भी जीवन बचाने में हेल्प कर सकते हैं। और उन्होंने बताया कि अगर आप वेल प्रिपेयर्ड रहते हैं, पहले से ही आप अपनी मॉक ड्रिल्स करते रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं, तो अगर आपके जीवन में अचानक से कोई आपदा आती है तो आपका रिएक्शन आप उस चीज़ के लिए तैयार रहते हैं और आपका रिएक्शन पॉजिटिव होता है। आप अपने सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके अपनी लाइफ सेव कर सकते हैं। वहीं गृह रक्षक के तीसरी वाहिनी के कंपनी कमांडर प्रकाश नेगी ने मीडिया के समक्ष मॉक ड्रिल की जानकारी प्रस्तुत की। सर, आज फागली सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आदेश महोदय के आदेशानुसार मॉक ड्रिल कराई गई। इसका नेतृत्व प्रकाश नेगी कंपनी कमांडर 3rd बटालियन से किया है। मेरे साथ पूरी टीम का सहयोग से जो है हमने यहाँ फायर के और फर्स्ट एड का और डिज़ास्टर से संबंधित और भी जैसे इमरजेंसी मेथड ऑफ रेस्क्यू और हमने ये इमरजेंसी मेथड ऑफ रेस्क्यू और अन्य जैसे कैजुअल्टियाँ ऊपर से उतारी, चेयर नॉट कैजुअल्टी उतारी और अन्य कैजुअल्टियाँ भी बच्चों को दिखाई। आग के बारे में पूरा विवरण बताया, एक्सटिंग्विशर का पूरा विवरण दिया और यहाँ के स्टाफ ने विद प्रिंसिपल मैम और स्टाफ ने हमें पूरी तरह से अच्छी तरह कोऑपरेट किया है। इसके लिए हम स्टाफ का भी धन्यवाद करते हैं। हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने प्रदेश सरकार से सरकारी स्कूलों में प्रधानाचार्य के रिक्त पदों को जल्द पदोन्नति के जरिए भरने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रवक्ता से प्रधानाचार्य पर पदोन्नति की राह ताक रहे कई लोग सेवानिवृत्त हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार अपने चहेतों को नियमों को दरकिनार कर पदोन्नत कर रही है। वीरेंद्र चौहान ने कहा कि यदि सरकार ने 2 दिन के अंदर पदोन्नति की सूची जारी नहीं की तो हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगा। देखिए, एक तो हम उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरह से मुख्याध्यापकों की पदोन्नति हुई है उसी तरह पे मुख्याध्यापकों और प्रवक्ताओं से जो प्रधानाचार्य की पदोन्नति होनी थी, क्योंकि उसमें 30 नवंबर को एक मुख्याध्यापक को जो एक हेडमास्टर हैं वो 174 नंबर पीछे था सीनियरिटी में, उसके एक इंडिविजुअल ऑर्डर निकाले थे और उनको जो है वो प्लेसमेंट दे दी थी। उनको जो है उनके प्रधानाचार्य के पद पे जो एक आदेश कर दिए गए थे। तो हम उम्मीद कर रहे थे, हमने मांग भी की थी कि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि जो सीनियरिटी का जो क्रम होता है, पदोन्नति का जो नियम होता है, उसको तोड़ा गया था और उसको बड़े बुरी तरह से उसको तहस नहस करके जो है 174 लोग और उसमें 2-4 लोग जो है वो रिटायर भी हो गए थे, जो उससे 100 नंबर पीछे आगे थे, उनको भी उसका लाभ नहीं मिला था। तो हम उम्मीद कर रहे थे कि 1-2 तारीख को, 3 तारीख तक जो है, 4 तारीख तक जो है ये पदोन्नति जो है ये लगभग 300 के आसपास जो प्रधानाचार्य के पद खाली चल रहे हैं उन पे ऊपर हो जाएगी। तो आए दिन सभी जो लोग जो इस पद के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, प्रधानाचार्य के पद पे जिनकी पदोन्नतियाँ होनी है वो इसका इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोग जो रिटायर हो गए वो भी इससे परेशान हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ शिक्षा सचिव से कि अगर आपने एक व्यक्ति को 17 दिन पहले उसको आउट ऑफ वे 174 लोगों को पीछे छोड़ के इंडिविजुअल ऑर्डर के तहत उसको पदोन्नति दी है, तो बाकी जो लोग हैं उन लोगों का क्या कसूर है, उनको क्यों पदोन्नति नहीं दी जा रही और कितना समय उसमें लगेगा? कुछ ये भी सूचनाएं आ रही है कि अभी और ज़्यादा लंबा इंतजार करना पड़ेगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 2 दिन के अंदर जो है ये पदोन्नति सूची जारी नहीं होती है तो हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ जो है मजबूरन जो है एक याचिका दायर करेगा कि जिसमें हम इस आरएनपी नियमों को जो छेड़ा गया है, उसके साथ जो छेड़खानी हुई है, गलत तरीके से जो पदोन्नतियाँ हुई है, उसको जो है हम हाई कोर्ट में ले जाएंगे और ये कहेंगे कि इस तरह से जो है गलत तरीके से सरकार जो है अपने लोगों को फ़ायदा देना चाह रही है।
पर्यटन नगरी शिमला के होटलों में क्रिसमस और नव वर्ष की संध्या का जश्न मनाने आ रहे पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे होटल कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरों पर रौनक लौट आई है। वहीं मीडिया से बात करते हुए उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने कहा कि क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर अन्य राज्यों से पर्यटक शिमला का रुख करते हैं, जिसे देखते हुए शिमला के पर्यटन स्थलों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि शिमला आने वाले पर्यटकों को कोविड नियमों का सख्ती से पालन करना होगा, अन्यथा पर्यटकों के चालान भी किए जाएंगे। पर्यटन नगरी शिमला के होटलों में क्रिसमस और नववर्ष की संध्या का जश्न मनाने आ रहे पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ावा हो रहा है, जिससे होटल कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरों पर रौनक लौट आई है। गौरतलब है कि कोविड के दौरान होटल कारोबार से जुड़े होटलियर्स को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। मीडिया से बात करते हुए होटल कारोबार से जुड़े होटलियर राजीव सूद ने बताया कि क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए पर्यटक शिमला का रुख कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि होटलियर कारोबार से जुड़े लोगों की स्थिति में सुधार आया है। नहीं, कोरोना के बाद तो स्थितियाँ इम्प्रूव हो गई हैं और आजकल तो बहुत अच्छे से टूरिस्ट भी आने लग गया है और वीकेंड्स तो बहुत ही अच्छे जा रहे हैं और जो रेवेन्यू की रिकवरी है वो भी ठीक हो रही है। पिछले साल जो 2-3 साल होटल इंडस्ट्री को बहुत घाटा हुआ, उसकी भी अच्छी सी रिकवरी हो रही है और दिसंबर का सीज़न भी बढ़िया है और 25 तारीख के बाद तो ऑलमोस्ट सारा ही फुल जाने वाला है। और हाँ, प्रोग्राम्स नहीं हो पाएंगे जैसे होते थे पहले, कि कोरोना की अभी भी दहशत तो है ही और ओमिक्रॉन भी अभी आ ही रहा है, तो पता नहीं उसका क्या होता है, इसलिए अभी तो इस ढंग से प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑक्यूपेंसी वाइज बहुत अच्छे जाने वाला है। जो 25 दिसंबर के बारे में आपने सवाल किया, बड़ा अच्छा सवाल है। यहाँ भरपूर तैयारियां सब होटल वालों ने की हैं ताकि हम टूरिस्ट को, जो हमारा मेन वह है अतिथि देवो भव, उसके मुताबिक सबका स्वागत है और जो भी आएंगे उनको हम कोशिश ये है किसी को किसी किस्म की दिक्कत ना हो। पर ये टूरिस्ट से प्रार्थना है कि वो जहाँ तक हो सके अपनी एडवांस बुकिंग करके आए। जब आप आ रहे हैं तो कम से कम जो मास्क है और इसका प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि इसके बहुत बचाव होता है। पर कई लोग टूरिस्ट नहीं मानते और माल रोड पे रिस पे भी हम देखते हैं, पर ऐसा मास्क का यूज़ बहुत कम करते हैं टूरिस्ट और किसी को चिढ़ भी जाते हैं। पर हमारी फिर भी उनसे बहुत बहुत प्रार्थना है कि अगर वो रखेंगे हमारे लिए भी वो बेहतर रहेगा और उनके लिए, अपने लिए और उनके अपने परिवार के लिए बहुत बेहतर है कि मास्क का इस्तेमाल करें। और कोरोना गया नहीं है, अभी सिर्फ थोड़ा स्टॉप हुआ है, थोड़ा सा उससे ब्रेक लिया है, तो उसको भी अभी हमें इसकी जो भी हमारे नियम बनाए गए उसको पालना करनी है। हमें रिस्पांस अच्छा लग रहा है। कोविड के बाद जो लोगों का डर था वो अब थोड़ा थोड़ा खुल रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से भी अच्छी सपोर्ट है, क्लियर कम्युनिकेशन है लोगों की। हम वैक्सीन्स चेक कर रहे हैं, हमें अगर कॉल भी आती है तो हम बताते हैं कि आप वैक्सीन लगवाई हो तो आप ज़रूर आ सकते हैं हिमाचल घूमने। बाकी 25, 26 और 30, 31 का अभी थोड़ा स्लो रिस्पांस है ड्यू टू जो ये नया वेरिएंट आया है कोरोना का, और लोगों में थोड़ा सा डर है। पर हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे 2-1 दिन में स्नोफॉल होगा तो वापस लोग स्नोफॉल देखने के लिए आएंगे। और अगर 2020 से कंपेयर करें तो हम इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। हमें उम्मीद है कि पर्यटन और टूरिस्ट घूमने ज़रूर आएंगे इस साल और नए साल भी स्नोफॉल देखने आएंगे। वहीं मीडिया से बात करते हुए उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने कहा कि क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर अन्य राज्यों से पर्यटक शिमला का रुख करते हैं, जिसे देखते हुए शिमला के पर्यटक स्थलों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि शिमला आने वाले पर्यटकों को कोविड नियमों का सख्ती से पालन करना होगा, अन्यथा पर्यटकों के चालान भी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो पर्यटक विदेशों से शिमला का रुख करेंगे उनको RT-PCR रिपोर्ट साथ लानी होगी। साथ ही प्रदेश में आते ही दोबारा RT-PCR की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा ताकि ओमिक्रॉन के खतरे से बचा जा सके। देखिए, अभी जो है IMD ने वेदर का फोरकास्ट दिया है कि आने वाले कुछ समय में जो है बर्फबारी हो सकती है और बर्फबारी की वजह से जो है जनरली टूरिस्ट जो है शिमला की तरफ रुख करते हैं। तो 25 दिसंबर और 31 दिसंबर को इसके अलावा भी वैसे भी जो है टूरिस्ट काफ़ी संख्या में हिमाचल और शिमला की तरफ रुख करते हैं। तो इसमें जो है हमने पुलिस को और जो है हमारे बाकी ऑफिसर्स हैं उनको डायरेक्शन दिए हैं कि वो जो भी टूरिस्ट आते हैं उनसे जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करवाएं, यानी कि जो है मास्क लगा के रखें, वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और इसके अतिरिक्त जो है उनका व्यवहार जो है वो उसी के अनुरूप हो जो जिस तरह से हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का
गाइडलाइंस है। इसके अलावा जो पुलिस है, पुलिस ने जो है ऐसे पर्यटक स्थल जहाँ पे ज़्यादा लोग आते हैं, जैसे हमारा मॉल है, रिज है, हमारा कुफरी, फागू, छराबड़ा का जो एरिया जहाँ पे नारकंडा, जहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, उन स्थानों पे पुलिस की डिप्लॉयमेंट कर दी है। और पुलिस जो है ऐसे लोगों का जो कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं फॉलो कर रहे, उनका चालान भी कर रही है। और इस तरह से जो है हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि जो आने वाला सीज़न है उसमें हम यहाँ पे जो है कोविड के ख़तरे को जो है कंट्रोल कर पाएंगे। जहाँ तक ओमिक्रॉन की बात है, उसमें ओमिक्रॉन के रिगार्डिंग जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जो है एक SOP जारी करी है और वो SOP के तहत जो है हम यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं। SOP में जो है आपको मैं बताना चाहूँगा कि उसमें ये कहा गया है कि जो लोग बाहर से आते हैं, विदेशों से आते हैं और कंट्रीज़ एट रिस्क से आते हैं, तो उनके लिए जो है उनका RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट होना आवश्यक है। उसके बाद जो है वो उनको घर पे जो है आइसोलेशन में रखा जाएगा और अगर उनकी कहीं दोबारा सैम्पलिंग में अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो फिर उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग वगैरह होगी और उसके बाद आगे फिर जो है एक और प्रोटोकॉल है उसके लिए। तो ये पूरा प्रोटोकॉल का पालन जो है हम यहाँ पे करवा रहे हैं और इससे जो है हम इंश्योर कर रहे हैं कि ओमिक्रॉन का खतरा जो है वो जो है जिस तरह का बना हुआ है वो यहाँ पे ना फैले। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में आगामी दिनों में बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि प्रदेश के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हम जो है अगले 48 घंटे मोस्टली ठीक रहेगा। बीच में बादल आ सकते हैं और कुछ ऊपरी इलाके हैं वहाँ पे बूंदाबांदी और हो सकता है हल्का स्नोफॉल एक दो जगह पे हो। जहाँ तक तापमान की बात है, टेम्परेचर काफ़ी कम आ चुके हैं और शिमला में जो है लोएस्ट टेम्परेचर जो है सीज़न का रिकॉर्ड किया गया -0.2 और वो लगभग 5 डिग्री सामान्य से कम है। इसी तरह से केलोंग जो है लाहौल स्पीति में वहाँ सबसे कम तापमान जो है -7.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो पूरे जो हाई हिल्स हैं, जहाँ पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे सभी ज़िलों में तापमान 0 से कम है और कोल्ड वेव कंडीशन जो है प्रवेल कर रही है इलाकों में और आने वाले समय में भी संभावना 18 के बाद फिर से तापमान में कमी आएगी। शिमला स्थित राज्य सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने आउटसोर्स भर्ती के विरोध में शुक्रवार को गेट मीटिंग की और अफसरशाही पर तीखे हमले किए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के प्रधान प्रहलाद गौतम ने कहा कि संघ द्वारा सरकार को मांग चार्ट सौंपा गया है, लेकिन उस पर कोई अहम फैसला नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों पर कोई कदम नहीं उठाया गया तो वे आंदोलन का रास्ता भी इख्तियार करेंगे। हमारी अभी नई कार्यकारिणी बनी है 1 महीना पहले, इसलिए हमारा ये पहला जनरल हाउस है। कुछ डिमांडें हमारी लंबित पड़ी है, उस विषय के बारे में हमने ये जनरल हाउस रखा हुआ है। मुख्य रूप से है, एक तो है आपको मालूम होगा पिछले दिनों हमने यहाँ पे काफ़ी धरना प्रदर्शन भी किया था। ये जो हमारा सफाईकर्ता का जो कैडर है उनको जो है ये ठेके पे देना चाह रहे थे। ठेका प्रथा तो हम यहाँ पे होने नहीं देंगे। दूसरी बात है क्लरिकल की जो हमारी 10% जो कोटा जाता है चपरासी से, उसकी भी हमारी कुछ फाइलें चल रही है, उनको भी अभी अंजाम तक पहुंचाना है। और एक है हमारा दफ्तरी जमादार, कुछ इस तरह की डिमांडें हैं हमारी। हम मांग करते हैं कि हमारी जो डिमांडें हैं उनको शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करें, ताकि हमारे को ये नौबत ना आए कि यहाँ निकलना पड़े, हमारे को बाहर निकलना पड़े। हमने रखी है एक डिमांड चार्ट, हमने दिया था कोई 3 महीने पहले माननीय अपने हमारे सचिव महोदय और वित्त सचिव जो हमारे ACS है फाइनेंस के सक्सेना साहब, उनको दिया था। हमारी रणनीति पेड़ के पास ही आना पड़ेगा सर हमारे को। अगर हमारी कोई बात नहीं सुनेगा, आनाकानी करेंगे, तो हमें ये पेड़ के पास ही आना पड़ेगा। राजधानी शिमला के कालीबाड़ी हॉल में जिला शिमला पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा अखिल भारतीय पेंशनर्स दिवस मनाया गया, जिसमें जिला शिमला के पेंशनर्स ने अपनी विभिन्न मांगों व सुझावों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। इस मौके पर एसोसिएशन ने सरकार को चेताया कि अगर सरकार आगामी बजट सत्र से पहले उनकी मांगों पर कोई अहम फैसला नहीं लेती है तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। राजधानी शिमला के कालीबाड़ी हॉल में जिला शिमला पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा अखिल भारतीय पेंशनर्स दिवस मनाया गया। इस मौके पर कालीबाड़ी हॉल में जिला शिमला के पेंशनर्स ने भाग लिया। इस दौरान पेंशनर्स से जुड़ी विभिन्न मांगों एवं सुझावों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई।
एसोसिएशन के अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कार्यक्रम की जानकारी और पेंशनर्स की मांगों को साझा किया। उन्होंने कहा कि आगामी बजट सत्र से पहले अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वे आंदोलन करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। जैसा कि आपको भली भांति मालूम ही है कि पूरे भारतवर्ष में 17 दिसंबर को पेंशन दिवस मनाया जाता है। उसी उपलक्ष्य में आज हम यहाँ जिला शिमला में भी ये पेंशन दिवस मना रहे हैं। आज का जो दिन है वो पेंशनरों के हित के लिए वो एक बहुत बड़ा दिन है। हिमाचल प्रदेश में भी आज हर जिलों में ये पेंशनर दिवस मनाया जा रहा है और इसके अलावा ब्लॉक में भी कई जगह में पेंशनर दिवस मनाया जा रहा है। आज इस उपलक्ष्य में मैं जितने भी हमारे सारे पेंशनर साथी होंगे हम मिलेंगे, अपनी जो हमारी चिरकालीन डिमांड्स है उनके ऊपर डिस्कस करेंगे और जो उनमें से मुख्य डिमांडें जो हमारी रही है कि जो पंजाब का स्केल है और पेंशनर को भी और दूसरे एम्प्लॉयज़ को तो माननीय मुख्यमंत्री ने देने की घोषणा कर दी है, पर हम जो हिमाचल प्रदेश के पेंशनर है हम आशावादी है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वो जल्दी से जल्दी जो है हमारे को भी जो है पेंशन है पंजाब के पैटर्न पर, जैसा कि पंजाब ने पेंशन दी है उसी पैटर्न पे हिमाचल प्रदेश के पेंशनर को भी वो पेंशन दी जाएगी और पंजाब ने इसका नोटिफिकेशन भी कर दिया है। और मैं आज आशावादी हूँ कि आने वाले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री एक डिसीजन लेंगे कि हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों को भी जो पेंशन पंजाब में दी है वही हिमाचल में दे। पेंशन के बारे में जो उन्होंने नोटिफिकेशन की है हिमाचल प्रदेश सरकार उसको अक्षरशः लागू करे, नहीं तो आने वाले दिनों में जब विधानसभा का आगे का बजट सत्र शुरू होगा मार्च में, नहीं तो हिमाचल प्रदेश के पेंशनर भी जैसे बाकी लोगों ने भी अभी अपनी डिमांड्स के लिए, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो, एनपीएस वाले हो या दूसरे जो एम्प्लॉयज़ है, विधानसभा का घेराव किया और वहाँ धर्मशाला में तपोवन में घेराव किया, तो आने वाले दिनों में भी जो जिला शिमला के पेंशनर है पर्टिकुलरली और बाकी भी इनके साथ होंगे कि आने वाले दिनों में हम जब मार्च में विधानसभा का बजट होगा, अगर उससे पहले हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हमारे को जो पंजाब का ये पेंशन एज इट इज़ नहीं दी, तो मार्च में आने वाले दिनों में शिमला के पेंशनर और हिमाचल प्रदेश के पेंशनर पूरे प्रदेश में इस सरकार के अगेंस्ट बोलने के लिए मुखर रहेंगे। और हम भी जैसे बाकी लोगों ने विधानसभा का घेराव किया, आने वाले दिनों में हम भी चाहे विधानसभा का घेराव करना पड़े या सेक्रेटेरिएट का घेराव करना पड़े, हिमाचल प्रदेश के पेंशनर भी उससे पीछे नहीं हटेंगे। नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन सिलाई बुनाई केंद्र शिमला में शुक्रवार को सिलाई बुनाई सीख रही प्रशिक्षुओं को निःशुल्क सिलाई मशीनें वितरित की गई। ये मशीनें केंद्र की पूर्व अध्यक्ष सुशील बाली की याद में वितरित की गई। मीडिया से बात करते हुए केंद्र के अध्यक्ष नीरथा आकरे ने वितरण समारोह की विस्तृत जानकारी दी। मेरा नाम है नीरथा आकरे, मैं नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन की प्रेसिडेंट हूँ और 30 साल से हम सेंटर ये चला रहे हैं। जो पहले हमारी प्रेसिडेंट थी आंटी सुशील बाल जी, उनकी डेथ हो गई है और वो आंटी ही हमारा सब ये हर साल डिप्लोमा कोर्सेज़ की लड़कियों को 10 मशीनें देती हैं और पैसे भी देते हैं हर महीने। जो गरीब लड़कियां हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं मशीन लेने के लिए, कुछ लेने के लिए, उनके पैसे भी देते हैं फीस के लिए। और ये 1932 से हमारा सेंटर चला आ रहा है। राजकुमारी अमृत कौर ने इनॉग्रेशन करी थी इसकी। आज 18 मशीनें दी हैं और उनका बेटा है सुशील बाल जी का, चंदर बाल जी, जो बेंगलोर में रहते हैं, पर वो इतने जेनरसली हमें डोनेशन देते हैं और मशीनें देते हैं, हर साल देते हैं मशीनें। राजधानी शिमला को स्मार्ट बनाने के लिए इन दिनों शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत विभिन्न विकासात्मक कार्यों का कार्य प्रगति पर है, लेकिन संबंधित विभाग व प्रशासन की बेतरतीबी के कारण आम जनता को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। शिमला के बीचों बीच बसे सब्जी मंडी के पैदल मार्ग पर रेत, बजरी और सरिया बेतरतीब ढंग से पड़ा है, जिससे लोगों को आवाजाही में तो परेशानी हो ही रही है, साथ ही लोग चोटिल भी हो रहे हैं। नगर निगम शिमला शहर वासियों को सुविधा देने के बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन जमीनी स्तर पर ये दावे खोखले ही नजर आते हैं। कुछ ऐसा ही वाक्य राजधानी शिमला के बीचों बीच स्थित सब्जी मंडी में भी देखने को मिला। गौरतलब है कि यहां हर समय स्थानीय जनता की काफी भीड़ रहती है और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत सब्जी मंडी में विभिन्न विकासात्मक निर्माण कार्य भी
प्रगति पर हैं, लेकिन निगम प्रशासन और संबंधित विभाग की बेतरतीबी के कारण यहां जनता और स्थानीय दुकानदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि यहां रेत, बजरी और सरिया पैदल मार्ग पर बेतरतीब ढंग से पड़ा है, जिससे यहां कई मर्तबा लोगों को चोटिल भी होना पड़ा है। मीडिया से बात करते हुए स्थानीय दुकानदारों ने अपनी समस्या को साझा किया और जल्द ही इस समस्या का समाधान करने की मांग की। आवाजाही रहे, वक्त की यही पुकार है, स्मार्ट सिटी बने, मगर स्मार्ट सिटी वालों को चाहिए कि दोनों तरफ का रास्ता आवाजाही के लिए छोड़ के रखें, जिससे कि मार्केट को आने जाने वाले राही के लिए उसके लिए रास्ता खुला हो। जहाँ पे देखो सरिया पड़ा है, जहाँ पर देखो आपका रेत गिरा है, बजरी गिरी है, अगर एक तरफ अगर आप सामान रखेंगे तो उससे लोगों के लिए आवागमन में कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की भी नहीं आएगी। मैं किसी की उल्लंघना नहीं कर रहा, किसी की नाराज़गी मोल नहीं लेना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज स्मार्ट सिटी के जितने भी ऑफिसर हैं, कृपया करके वो आके देखें, थोड़ी अपनी नज़रों से, जो यहाँ के सुपरवाइज़र हैं या जो कार्यकर्ता हैं वो थोड़ा समय रहते अगर वो अपने सामान को एक तरफ रख, काम सॉल्व होता है और आने जाने वालों के ये भी काम ठीक रहता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है 116 नंबर सब्जी मंडी में, और मैं यहाँ पर कोई 6-7 साल से हूँ, लेकिन इस एरिया की हालत बड़ी ख़राब है। मैं कोई 1.5 महीने पहले चोट खाई है मेरे, आपने देखना माथे में टांके भी लगे हुए हैं, गोडे भी टांके लगे हुए हैं, और रास्ते में सरिया पड़ा हुआ है, कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं। मानते हैं कि हम ब्यूटीफाई कर रहे हैं, उसको क्या मॉडर्न सिटी बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, पर वो सड़कों को तो बिल्कुल बंद किया हुआ है। उन्होंने अपना मटीरियल फेंका हुआ है, साथ में गार्बेज भी पड़ी हुई है, रहने का एरिया सारा ख़राब हुआ पड़ा है जी। मतलब कि सड़क को क्रॉस करना मुश्किल हुआ था, चिक्कड़ और गारा है वहाँ पे। हम यही चाहते हैं जी कि हम काम तो चल रहा है, क्योंकि हम उसको बना रहे हैं, मॉडर्न सिटी बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन आने जाने वाले लोगों की सहूलियत तो देखें कि उनको आने जाने के लिए रास्ता छोड़ा है नहीं छोड़ा। इतने बड़े गड्ढे हैं कि पाँव बसता है, 3 कदम जगह बंदा गिरता है उठक के, क्या फायदा इस चीज़ का। और फिर आजकल सर्दियाँ हैं, जिसको चोट लगती है 2 महीने उसको कोई राहत भी नहीं मिलती चोट से। सो इनको अगर प्रोटेक्ट करें तो अच्छा। हम तो चाहते हैं कि स्वच्छ सिटी तो बने, लेकिन लोगों के हड्ड पैर तोड़ के नहीं, अपने आप उस पर बलबूते करें कि साथ में रोज के रोज सफाई हो, जो मटेरियल आया उसको उठाया जाए, उसको ट्रांसफर किया जाए, सो दैट द रोड इज ओपन फॉर पीपल टू गो एंड कम बैक। वहीं जब इस विषय पर नगर निगम शिमला की महापौर सत्या कौंडल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस समस्या को जल्द ही सुलझाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि शहर में विभिन्न विकासात्मक कार्य प्रगति पर हैं, जिस कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है। उन्होंने प्रदेश की जनता से सहयोग की अपील की। पूरे शहर में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कार्य हो रहे हैं, और इस वजह से जो है मैं समझती हूँ कि सामान भी रखना पड़ता है। तो अगर आपको ऐसे लग रहा है, पब्लिक को ऐसे लग रहा है कि आने जाने में दिक्कत हो रही है, तो इसमें हम जो स्मार्ट सिटी के काम कर रहे हैं उनको निर्देश दिए जाएंगे कि कम से कम जो सामान आपने डेब्रिज है या लोहा है उसको साइड में रखा जाए, ताकि आने जाने वाले लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और मेरी पूरी शिमला की जनता से ये भी अपील रहेगी कि थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम तो आएगी, हमें डेब्रिज भी डालनी पड़ेगी, सरिया भी डालना पड़ेगा, और थोड़े दिन की दिक्कत है, और उसके बाद हमारा शिमला एक स्मार्ट शिमला बन जाएगा। इसलिए हमारे को आप सबकी कोऑपरेशन चाहिए। हिमाचल खबरनामा के आज के इस अंक में इतना ही। प्रदेश भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें हिमाचल खबरनामा। नमस्कार।